जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को साथियों आज हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन दोस्तों का आगामी दिनों में एग्जाम है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्द साथियों उनके लिए क्लासेज आने वाली हैं। हमने साथियों एसएससी जीडी वालों के लिए संघर्ष बैच स्टार्ट किया था। इस बैच में साथियों आपको हम हिंदी, जीके तथा रीजनिंग के क्वेश्चन एक ही क्लास में प्रोवाइड होने वाले थे। तो हमने साथियों संघर्ष बैच का पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप इसी चैनल के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। यदि साथियों यह बैच आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुनः साथियों यह बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये साथियों बैच यूट्यूब पे ही रहेगी, एकदम निःशुल्क बैच है साथियों। तो यदि आप कहेंगे तो मैं दोबारा इस बैच को स्टार्ट कर दूंगा। बाकी साथियों जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक एसएससी एमटीएस वालों के लिए अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के 25 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास ध्यान से देखिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विजडम। किसका साथियों तो हमें एंटोनिम बताना है। जिस प्रकार साथियों हिंदी में विलोम शब्द होता है ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में क्या होता है तो एंटोनिम होता है। तो हमें किसका एंटोनिम बताना है, हमारा पूछा साथियों विजडम का। तो पहले हम बात करें साथियों विजडम की, तो विजडम का मतलब होता है साथियों बुद्धिमान। क्या होता है तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान होता है और साथियों समझदार भी होता है। क्या होता है बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। और अगर हम देखें साथियों एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब होता है साथियों अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होता है। और ऑप्शन नंबर बी है मॉडेस्टी, तो मॉडेस्टी का मतलब होता है साथियों मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है साथियों तो मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है साथियों तो विनम्रता होता है मॉडेस्टी का मतलब। और स्टुपिडिटी इसका मतलब होता है साथियों मूर्खता। क्या होता है साथियों तो स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। क्या होता है तो स्टुपिडिटी का मतलब होता है साथियों मूर्खता। और बात करें इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का मतलब भी होता है साथियों क्या तो बुद्धिमान। इंटेलिजेंस का मतलब भी होता है साथियों बुद्धिमान। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा था, हमारा प्रश्न पूछा था कि एंटोनिम। तो हमें क्या बताना है साथियों इसका विलोम शब्द बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टुपिडिटी यानी मूर्खता। जिस प्रकार साथियों विजडम का मतलब बुद्धिमान होता है तो ठीक इसी प्रकार स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए साथियों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया है, लेकिन जो ब्रैकेट्स में है हमारा बोला है कि ब्रैकेट से टू फिल इन द ब्लैंक, जो ब्रैकेट में है इसका हमें क्या बताना है तो एंटोनिम बताना है। क्या बताना है साथियों तो एंटोनिम बताना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम रूमी इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लंग कैंसर। यानी इसका मतलब होता है साथियों कि डॉक्टर ने बताया कि रूमी नाम की मरीज फेफड़ों के कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में है। तो देखिए प्रारंभिक यानी इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है साथियों तो प्रारंभिक होता है। क्या होता है साथियों तो इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है। बस हमें साथियों इन सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, केवल हमें क्या बोला है हमारा क्वेश्चन ही बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट जो ब्रैकेट में है साथियों तो ब्रैकेट में हमारा क्या है तो इनिशियल है। बस इसी का साथियों हमें एंटोनिम बताना है। तो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। तो ठीक इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है साथियों अंत या समाप्त। जिस प्रकार इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभिक, तो ठीक इसी प्रकार टर्मिनल का मतलब होता है साथियों अंत या समाप्त होता है। क्या होता है अंत होता है या समाप्त होता है। तो हमें क्या बताना था, हमें इनिशियल का साथियों एंटोनिम बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। साथियों क्या बताना है हमें तो ईडियम बताना है किसका तो फिल इन द ब्लैंक्स का। देखिए साथियों मुहावरा दिया गया है और वहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा बोला है हमारा प्रश्न वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोनली व्हिल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी नाउ वी हैव टू स्पेस दिया है साथियों फिर सूनर और लेटर। यानी इसका मतलब होता
हमने पार्टी से वापस आते समय अनजाने में यातायात नियम तोड़ दिए। अब हमें स्पेस दिया साथियों, तो जल्दबाजी, अब हमें साथियों जल्दी या बाद में। तो देखिए अब क्या यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए फेस द म्यूजिक, ऑप्शन बी क्राई फॉर द मून, ऑप्शन सी है बिग डिफियंस और ऑप्शन नंबर डी है लुक शेप। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों क्या, तो ऑप्शन नंबर ए फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इज द राइट आंसर होगा साथियों, संगीत का सामना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। प्रश्न है साथियों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। क्या बताना है साथियों, तो हमें ईडियम बताना है किसका, तो जहाँ पे अंडरलाइंड है हमारा, हमें इसी का बताना है। तो देखिए साथियों हमारा प्रश्न है माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी इसका मतलब होता है साथियों मेरे मित्र का व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ा है, यानी मेरे मित्र का व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो लीप्स एंड बाउंड यानी बढ़ा है, यानी तेज़ी से बढ़ा, इसका मतलब होगा साथियों, तो हमें क्या बताना है, इसका ईडियम बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है साथियों एम लेजली। एम लेजली का मतलब होता है साथियों लक्ष्यहीन। क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लक्ष्यहीन होता है। और ऑप्शन नंबर बी है रैपिडली। तो रैपिडली का मतलब होता है साथियों तेज़ी से। क्या होता है, तो तेज़ी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है परफेक्टली। तो परफेक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है साथियों, तो परफेक्टली का मतलब हो जाएगा बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर डी है स्लोली। तो स्लोली का मतलब तो आपको पता होगा साथियों धीरे धीरे होता है, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो हमारा प्रश्न है साथियों अंडरलाइन ईडियम बताना है, जहाँ पे अंडरलाइन है बस उसी का हमें क्या बताना है, तो ईडियम बताना है। माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाई लीप्स एंड बाउंड, यानी मेरे मित्र का व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो तेज़ी से बढ़ा है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रैपिडली। रैपिडली का मतलब भी होता है साथियों तेज़ी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रैपिडली। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कितने लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही कितने लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम किस तारीख को हो आप ये भी कमेंट में बताइएगा, ताकि साथियों मैं उसी हिसाब से आपके लिए बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेके आ सकूँ। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी क्या बताना है साथियों, तो हमें बताना है साथियों प्रश्न बोला हमारा कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सके। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है साथियों, पीयर प्रेशर इज बाउंड। अब यहाँ पे अंडरलाइंड का हमें बताना था साथियों, तो टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली, यानी इसका मतलब होता है कि साथियों का दबाव हम में से अधिकांश को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, बोथ सकारात्मक और नकारात्मक रूप से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो टू प्रॉम्प्ट मोस्ट ऑफ अस, यानी इसका मतलब होता है साथियों हम में से अधिकांश को प्रेरित करने के लिए। किसके लिए साथियों, तो हम में से अधिकांश लोगों को प्रेरित करने के लिए इसका मतलब होता है। और ऑप्शन नंबर बी है टू इन्वोक मोस्ट ऑफ अस, तो इसका मतलब होता है साथियों हम में से अधिकांश को आमंत्रित करने के लिए। क्या होता है, तो यहाँ पे साथियों इन्वोक तो आमंत्रित हो जाएगा, हम में से अधिकांश लोगों को आमंत्रित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी है टू इम्पायर्ड मोस्ट ऑफ अस, तो इसका मतलब होता है कि हम में से अधिकांश को प्रभावित करने के लिए। इम्पायर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा साथियों प्रभावित होता है। क्या होता है, तो प्रभावित होता है, तो हम में से अधिकांश को प्रभावित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, तो साथियों इसका मतलब होता है हम में से अधिकांश लोगों को प्रभावित करना, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, तो अंडरलाइन के स्थान पे हमारा क्या आ सकता है साथियों, तो टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। यहाँ पे साथियों इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अफेक्ट होता तो ये सही हो जाता। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, यानी प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों के कुछ भाग रेखांकित करके विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें त्रुटि है। साथियों हमें एरर ढूंढना है। तो हमारा प्रश्न है इफ़ ही विल कम अर्ली, ही विल आई लीव ऑन टाइम, यानी हमें एरर किस में ढूंढना है साथियों, तो जहाँ जहाँ पे अंडरलाइंड है। अगर हम शुरू में देखेंगे इफ़ ही विल कम, यहाँ पे अंडरलाइंड है, उसके बाद में हमारा वी विल पे अंडरलाइंड है। तो देखिए पहले इसका मतलब होता है कि इफ़ ही विल कम अर्ली वी विल आई लीव ऑन टाइम,
यदि वह जल्दी आएगा तो हम समय पर निकल सकेंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे एरर देखना है, तो इफ़ ही विल कम, यदि वह जल्दी आएगा तो अर्ली, यानी इफ़ ही विल कम अर्ली, यदि वह जल्दी आएगा तो वी विल आई लीव ऑन टाइम, तो हम जल्दी निकल सकेंगे। तो यहाँ पे साथियों वी विल हमारा नहीं होना चाहिए था, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए साथियों, तो यहाँ पे हमारा वी कम होना चाहिए था। वी विल आई, तो साथियों विल कम होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वी विल में हमारा एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बताना है, तो बोला हमारा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। तो देखिए साथियों जहाँ पे अंडरलाइंड यानी ए बेकर्स डजन, इसका हमें क्या बताना है, तो साथियों ईडियम बताना है। तो हमारा प्रश्न है आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट्स बट ही काइंड बेकर गेव मी अ बेकर्स अ डजन, यानी मैंने एक दर्जन डोनट्स का ऑर्डर दिया था लेकिन दयालु बेकर ने मुझे एक दर्जन डोनट्स ही दिए। जब साथियों एक ही दर्जन के डोनट्स का ऑर्डर देंगे तो आपको एक ही दर्जन तो मिलेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन साथियों हमें फंसाने के लिए इतना दे दिया जाता है कि आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट्स बट द काइंड बेकर गेव मी अ बेकर्स डजन, यानी मैंने एक दर्जन डोनट्स का ऑर्डर दिया था लेकिन दयालु बेकर ने मुझे एक दर्जन डोनट्स ही दिए। तो देखिए साथियों हमें क्या बताना है, तो इसका ईडियम बताना है आ बेकर्स डजन। ऑप्शन ए है साथियों आ ग्रुप ऑफ 12 बेकर्स, तो इसका मतलब होता है साथियों 12 समर्थकों का एक समूह। इसका मतलब होगा साथियों 12 समर्थकों का एक समूह होगा। ऑप्शन बी है आ ग्रुप ऑफ 12, यानी इसका मतलब होता है 12 का एक समूह, यानी 12 लोगों का एक समूह साथियों आ ग्रुप ऑफ 12 कहलाता है। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों आ ग्रुप ऑफ 13, यानी 13 लोगों का एक समूह। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी NOT। तो हमारा सही उत्तर साथियों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी NOT, यानी नन ऑफ दीज ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे साथियों आई ऑर्डर अ डजन डोनट्स बट आई काइंड बेकर गेव मी अ बेकर्स डजन, यानी मैंने एक दर्जन डोनट्स का ऑर्डर दिया लेकिन दयालु बेकर ने मुझे एक दर्जन डोनट्स ही दिए। यहाँ पे साथियों हमारा एग्जैक्ट कोई ईडियम मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी NOT था, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी साथियों सबसे उपयुक्त विकल्प चुने और रिक्त स्थान को भरें। साथियों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है ही जनरली अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एज ही इज, स्पेस दिया साथियों फिर बाई नेचर लिखा है, यानी इसका मतलब होगा कि आमतौर पर बहस से बेचता है लेकिन वह स्वभाव से क्या है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए है रिलीएबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय होता है, रिलेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ऑप्शन बी पेसफुल, तो ऑप्शन बी पेसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। क्या होता है साथियों, तो पेसफुल का मतलब हो जाएगा शांतिपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी है क्विक माइंडेड का मतलब होता है साथियों तेज दिमाग। क्या होता है साथियों, तेज दिमाग, सात्विक दिमाग वाला साथियों, तो तेज दिमाग होगा यहाँ पे। बात करें ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चनेबल की, तो क्वेश्चनेबल का मतलब होता है साथियों संदिग्ध। क्या होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध। बट हमारा प्रश्न बोला ही जनरली अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एज ही इज बाई नेचर, यानी आमतौर पर वह बहस से बेचता है। कई लोग होते हैं साथियों कोई सामान बेचते हैं तो बहुत बहस करते हैं, लेकिन बहस से बेचता है, लेकिन स्वभाव से क्या है, तो स्वभाव से शांतिपूर्ण भी दिखता है। स्वभाव से साथियों देखने में शांतिपूर्ण दिखता है, बट सामान को बहस से बेच रहा है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी पेसफुल, ये हमारा एग्जैक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पेसफुल का मतलब साथियों शांतिपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा पेसफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी इसका मतलब है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सके। यानी हमें सबसे बेस्ट जो विकल्प है साथियों उसको चूज करना है जो साथियों रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सके यदि आवश्यकता हो तो। देखिए हमारा प्रश्न है द पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम बाय इंश्योर लर्निंग काउंटिन्यूटीली सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स, यानी इसका मतलब होगा साथियों कि महामारी ने शिक्षा प्रणालियों के समक्ष सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है
जिससे शिक्षकों पर दबाव काफ़ी पड़ गया है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है एजुकेशन सिस्टम इज इंश्योरिंग लर्निंग। तो इसका मतलब होगा शिक्षा प्रणाली सीखने को सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन बी है एजुकेशन सिस्टम फॉर इंश्योरिंग लर्निंग। इसका मतलब होगा शिक्षा प्रणाली सीखने को सुनिश्चित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी है एजुकेशन सिस्टम इन इंश्योर लर्निंग, यानी शिक्षा प्रणाली में सीखना सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर डी है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए हमारा यहाँ पे साथियों कोई भी ऑप्शन को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। क्या बताना है साथियों? तो हमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है, इनकरेक्ट वर्ड बताना है साथियों। ऑप्शन ए एडॉप्ट, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी कंटेनर और ऑप्शन नंबर डी है कंटेंटमेंट। तो देखिए साथियों क्या बताना है? तो हमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है। तो हमारा साथियों इनकरेक्ट वर्ड बताना है, जिनमें त्रुटि हो साथियों वही हमें चूज करना है। हम बात करें साथियों ऑप्शन ए एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है साथियों दत्तक। क्या होता है साथियों? दत्तक होता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि विज्ञापन होता है। एडवर्टाइज का मतलब होता है साथियों विज्ञापन, विज्ञापन जैसे कोई प्रचार या प्रसार हो। और ऑप्शन नंबर सी है कंटेनर। तो कंटेनर का मतलब साथियों होता है डिब्बा, बर्तन या पात्र। कंटेनर का मतलब होता है साथियों डिब्बा होता है या बर्तन होता है या पात्र होता है। और ऑप्शन नंबर डी कंटेंटमेंट। तो साथियों इसका मतलब होता है हमारा लगातार। बट हमें यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड चूज करना था, तो हमारा सभी में साथियों स्पेल्ड यानी स्पेलिंग जो है सही है। बट ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों कंटेंटमेंट, यहाँ पे हमारा त्रुटि है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ पे भी हमारा क्या बताना है? तो सेलेक्ट द इनकरेक्टली, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो जिस वर्ड में त्रुटि है हमें वही बताना है। ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी मिस्टेक, ऑप्शन सी मेंबरशिप और ऑप्शन नंबर डी है मांडे। तो देखिए साथियों बात करें मून, तो मून का मतलब आपको पता ही होगा कि मून का मतलब होता है चंद्रमा। ऑप्शन बी मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है साथियों गलती, मिस्टेक का मतलब गलती। ऑप्शन सी मेंबरशिप, तो मेंबरशिप का मतलब होता है सदस्यता, सदस्यता या किसी चीज़ में जुड़ना, तो उसको मेंबरशिप कहते हैं साथियों। किसी हम पार्टी में या किसी ग्रुप में या किसी चीज़ में अगर हम जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? या मेंबरशिप कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है मांडे। तो यहाँ पे साथियों हमारा इनकरेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर डी में है साथियों। यहाँ पे अगर ओ होता है साथियों तो ये सही हो जाता है, क्योंकि मंडे का मतलब होता है साथियों क्या? तो सोमवार होता है। क्या होता है साथियों? तो मंडे का मतलब होता है सोमवार, जो हमारा एक दिन है साथियों। तो यहाँ पे ए है, इसीलिए साथियों ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हमें इनकरेक्ट चूज करना था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें क्या बताना है साथियों? हमें सिनोनिम बताना है। किसका बताना है? तो रेस्काइंड का बताना है। इंपॉर्टेंट है साथियों रेस्काइंड, या सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेस्काइंड। तो बात करें साथियों रेस्काइंड, तो रेस्काइंड का मतलब होता है साथियों रद्द करना या काट देना। क्या होता है साथियों? रद्द करना होता है या कटा हुआ होता है। वहीं ऑप्शन नंबर ए देखें तो एब्रोगेट, एब्रोगेट का भी मतलब होता है साथियों क्या होता है? तो रद्द करना। क्या होता है साथियों? एब्रोगेट का मतलब भी होता है रद्द करना। बात करें ऑप्शन नंबर बी की हेटर, तो हीटर यहाँ पे है साथियों। तो हीटर का मतलब हो जाएगा साथियों गर्म, जो गर्म होता है साथियों उसको हम हीटर बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है काइंड, तो काइंड का मतलब होता है साथियों दयालु। क्या होता है? तो दयालु। और ऑप्शन नंबर बी है पार्टनर, तो पार्टनर का मतलब होता है साथियों साथी। क्या होता है साथियों? तो पार्टनर का मतलब हो जाएगा साथी। तो हमें क्या बताना था? हमें रेस्काइंड का सिनोनिम बताना था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है साथियों एब्रोगेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्काइंड का मतलब होता है रद्द करना, तो ठीक उसी प्रकार एब्रोगेट का मतलब होता है साथियों रद्द करना या काट देना। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 13 है हमारा चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। साथियों हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है वही हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिस्टन, ऑप्शन बी है लिस्टन और ऑप्शन नंबर बी है लिस्टन और ऑप्शन नंबर डी है लेस्टन। तो देखिए साथियों हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। तो हमारा जो बी सी और डी ये सभी साथियों हमारे इनकरेक्ट हैं, बट जो लिसन है साथियों ये हमारा सही है। लिसन का मतलब होता है साथियों सुनना। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सुनना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। यानी क्या बताना है साथियों, तो वह विकल्प चुने जो वाक्य के रेखांकित भाग को बेहतर बनाएगा। क्या साथियों, तो वाक्य के जो रेखांकित भाग हैं, हमारा रेखांकित अंडरलाइन कहाँ पे साथियों, तो ब्रोडर एमंग, यहाँ पे हमारा क्या है साथियों, तो अंडरलाइन है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए हमारा प्रश्न, जेक बीइंग क्या है साथियों, तो जेक बीइंग वाइजर एंड बोल्डर एमंग द टू ऑफ अस टुक द लीड कैरिंग द एक्स ऑन हिज शोल्डर। यानी इसका मतलब होगा, हम दोनों में से जैक अधिक बुद्धिमान और साहसी था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़कर काम शुरू कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पे साथियों क्या बताना, तो बोल्डर एमंग, यानी इसका क्या बताना है साथियों, तो हमें जो वाक्य को बेहतर बनाया, नहीं बोल्डर एमंग, इसका क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए है साथियों बोल्डर बिटवीन, ऑप्शन बी है बोल्डेस्ट बिटवीन, और ऑप्शन सी है बोल्डेस्ट एमंग, और ऑप्शन नंबर डी है ओटी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बोल्डर बिटवीन। क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे एमंग की जगह पे बोल्डर बिटवीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिखाई दिया। प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। यानी यहाँ पे साथियों हमें करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। ऑप्शन ए है एथिक्स, ऑप्शन बी है ईथिक्स, और ऑप्शन बी है आइथॉक्स, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों आइथियोज। तो देखिए एथिक्स का मतलब क्या होता है साथियों, नैतिकता। क्या होता है साथियों, तो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता या नैतिक। तो हमारा साथियों करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर ए एथिक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी और सी डी ये तीनों साथियों इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी दोस्त का आपके आगामी दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और कितने लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। बहुत ही जल्द आपके लिए साथियों एसएससी जीडी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ ओन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यानी हमें क्या बताना है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसे एक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है दिए गए शब्द समूहों के लिए स्थापन। यानी यदि साथियों एक प्रकार से हमें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है साथियों, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम समवेयर। यानी इसका मतलब होता है साथियों कहीं से बचकर अचानक और गुप्त रूप से चले जाना। कहीं से बचकर और अचानक गुप्त रूप से चले जाना, तो उसको क्या कहेंगे साथियों, गुप्त रूप से चले जाना। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो एग्जवेट होता है, एक्सकावेट है, तो इसका मतलब होता है साथियों उत्खनन। इसका मतलब हो जाएगा साथियों उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है साथियों जैसे खुदाई। और ऑप्शन नंबर बी है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है साथियों फरार। इसका मतलब होता है साथियों फरार। और ऑप्शन नंबर सी है वेनिस। तो वेनिस का मतलब होता है साथियों गायब। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है साथियों प्रत्यर्पण। क्या होता है साथियों, तो प्रत्यर्पण होता है। क्या होता है इसका मतलब, तो प्रत्यर्पण होता है। तो हमें क्या बताना था साथियों, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से बचकर अचानक और गुप्त रूप से चले जाना। तो उसको क्या कहेंगे साथियों, यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी वेनिस पे टिक लगाएंगे कि इसका मतलब होगा साथियों गायब हो जाना। तो ये नहीं होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है साथियों, तो फरार हो जाना। कहीं से बचकर अचानक गुप्त रूप से चले जाना, तो उसको मतलब होता है साथियों फरार हो जाना। तो एब्सकॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एब्सकॉन्ड। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया। प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बताना है साथियों, तो हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। ऑप्शन ए है आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन बी है एमेच्योर, ऑप्शन नंबर सी है राइटिंग, और ऑप्शन नंबर डी बिगिनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइटिंग, इसमें साथियों हमारा इनकरेक्टली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आर्ग्यूमेंट, एमेच्योर और बिगिनिंग ये सब सही लिखे गए हैं, बट राइटिंग में साथियों हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। क्या बताना है साथियों? तो हमें जहाँ पे रेखांकित है वहाँ पे क्या बताना, तो उसका मुहावरा बताना है। यानी हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सबसे उपयुक्त और अर्थ चुने। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन है टीम ज्वाइंड द फैमिली बिजनेस एज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन सीइंग द ग्रोथ ऑफ द फैमिली बिजनेस नाउ इट सीम्स लाइक टीम्स अर्लियर फेल्योर वाज अ। अब यहाँ पे हमारा अंडरलाइन जो है साथियों इसी का क्या बताना, तो ईडियम वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यानी इसका मतलब होगा है साथियों कि टीम ज्वाइन द फैमिली बिजनेस एज ही फेल्ड इन दिस फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन। इसका मतलब होगा कि टीम अपनी अंतिम डिग्री परीक्षा में असफल हो गए ऑफ द फैमिली बिजनेस नाउ इट सीम्स लाइक टीम्स अर्ली फेल्योर वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। फिर होगा साथियों कि इसलिए उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ आजमाया। अब पारिवारिक व्यवसाय की वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता है कि टीम की पिछली असफलता के लिए एक वरदान साबित हुई। यानी इसका मतलब होगा साथियों, इसका अर्थ अगर हम देखें तो टीम अपनी अंतिम डिग्री परीक्षा में असफल हो गई, इसलिए उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ आजमाया। अब पारिवारिक व्यवसाय की वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता है कि टीम की पिछली असफलता उनके लिए एक वरदान साबित हुई। तो हमें साथियों ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी वरदान साबित हुई, इसका हमें क्या बताना, तो ईडियम बताना है। तो ऑप्शन है साथियों समथिंग गुड्स दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। तो इसका मतलब होगा कुछ ऐसा जो पहली बार में पहचाना नहीं जा सकता। और ऑप्शन नंबर बी है आ डिफ़िकल्ट टाइम, इसका मतलब होता है एक कठिन समय। और ऑप्शन नंबर सी है आ मिस्टेक, एक बड़ी गलती। और ऑप्शन नंबर डी है ए गुड डिसीजन यानी एक अच्छा निर्णय। तो हमारा साथियों क्या बताना, ईडियम बताना है ब्लेसिंग एंड डिसगाइज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा समथिंग गुड्स दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कुछ ऐसा जो पहली बार में पहचाना नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी सिनोनिम हमें बताना है किसका, तो साथियों पेक्यूलियर किसका साथियों, यानी साथियों पेक्यूलियर का हमें क्या बताना, तो सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है साथियों पेक्यूलियर, इसका मतलब होता है साथियों विचित्र। क्या होता है, तो साथियों इसका मतलब होता है विचित्र या अजीब। इसका मतलब होता है साथियों विचित्र या अजीब होता है। बात करें ऑप्शन ए जोवियल, तो जोवियल का मतलब होता है साथियों उल्लासमय। क्या होता है साथियों, उल्लासमय या खुशी का समय, उल्लासमय। और ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है साथियों सामान्य, आपको पता होगा नॉर्मल का मतलब सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेंग। तो देखिए साथियों ये हमारा सिनोनिम ही बताना था, तो हमारा ऑप्शन सी जो है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग का मतलब भी होता है साथियों विचित्र या अजीब। क्या होता है साथियों, विचित्र या अजीब। और बात करें ऑप्शन नंबर डी नीट। नीट का मतलब साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंग। स्ट्रेंग का मतलब भी साथियों होता है विचित्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20 है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। यानी हमें बताना साथियों निम्नलिखित वाक्य को 4 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें व्याकरण संबंधित त्रुटि है वही हमें चूज करना है। यानी ग्रामेटिकली एरर किस में वही हमें चूज करना है। तो हमारा साथियों प्रश्न है गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। यानी इसका मतलब होता है साथियों कि सौंपे गए कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करके गलतियों होने से बचाएं। तो हमें साथियों देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर चूज करना है। ऑप्शन ए है मेकिंग मिस्टेक्स, ऑप्शन बी बाय केयरफुली चेकिंग, और ऑप्शन नंबर सी है गार्ड ओवर, और ऑप्शन नंबर डी है द असाइन्ड टास्क। तो देखिए गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। तो यहाँ पे साथियों गार्ड ओवर जो है यहाँ पे हमारा साथियों मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 21 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी उस विकल्प का चयन करें जिसे एक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है रेखांकित शब्दों के समूह के लिए विकल्प चुनें। देखिए साथियों एक प्रकार से वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द चूज करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या, मेनी पीपुल फाउट टू पुट एन एंड टू। यानी इसी का साथियों हमें क्या बताना है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल कार। यानी इसका मतलब होता है साथियों गृह युद्ध के दौरान
कई लोगों ने गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई लड़ी साथियों, तो हमें क्या यहाँ पे साथियों पुट एंड इन का मतलब होता है साथियों ख़त्म करने के लिए। तो देखिए साथियों, ख़त्म करने के लिए इसका मतलब होता है पुट एंड इन का मतलब। तो ऑप्शन ए है एबडक्ट का मतलब होता है साथियों अपहरण। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है अपहरण। और ऑप्शन नंबर बी एबोलिश का मतलब होता है साथियों समाप्त। क्या होता है साथियों? तो समाप्त होता है। ऑप्शन सी है एबाइड का मतलब होता है साथियों पालन करना। क्या होता है? तो पालन करना। एबाइड का मतलब होता है पालन करना। ऑप्शन डी है एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है साथियों अवशोषित, किसी चीज़ में साथियों समाहित हो जाना, अवशोषित होता है साथियों एब्जॉर्ब का मतलब। तो हमें साथियों पुट एंड इन यानी समाप्त का बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी एबॉलिश जो है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना था किसका, जो अंडरलाइन है जहाँ पे वहीं का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एबॉलिश। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। किसका पता है साथियों? जिंग का मतलब क्या होता है साथियों? जिंग का मतलब होता है जोश या उत्साह। क्या होता है साथियों? जोश या उत्साह होता है। क्या होता है? जोश या उत्साह। तो ऑप्शन ए है साथियों एंथुजियम का मतलब भी होता है साथियों जोश या उत्साह। तो हमारा सिनोनिम बताना था साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 23 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 23 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पे भी हमें सिनोनिम बताना है किसका? तो जेस्ट का। तो देखिए साथियों जेस्ट का मतलब भी होता है उत्साह। क्या होता है? जेस्ट का मतलब भी होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन ए है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है ग्वेस्टो। तो ग्वेस्टो का मतलब भी होता है साथियों उत्साह। क्या होता है साथियों? गोस्टो का मतलब भी होता है उत्साह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है डार्क का मतलब होता है साथियों भद्दा। साइन का मतलब होता है साथियों चमकना। स्टेट का मतलब आप कमेंट में बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया है। प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। साथियों करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। ऑप्शन ए है रीजन, ऑप्शन बी राइजन, ऑप्शन सी है राइजन और ऑप्शन नंबर डी है रीजन। तो देखिए साथियों हमारा करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना था, तो ऑप्शन ए जो है रीजन ये हमारा सही है। रीजन का मतलब होता है साथियों कारण या समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। साथियों हमें क्या बताना? तो इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है। ऑप्शन ए है साथियों म्यूचुअल, ऑप्शन बी बिटर, ऑप्शन सी वेरीफाई और ऑप्शन नंबर डी है रेस्काइंड। तो देखिए साथियों हमें इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रेस्काइंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों टॉप अंग्रेजी के क्वेश्चन साथियों हम कर चुके हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए साथियों हम जीके वाले सेशन की ओर बढ़ते हैं। जीके में भी साथियों हमारे पास 25 क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं। तो साथियों जीके वाला सेशन भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथियों जीके वाले भी क्लास को आप अपने मन में उनका उत्तर टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए और जीके के कितने क्वेश्चन सही किए। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है गुआ और नोआ मुंडी खुदाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं। साथियों गुआ और नोआ मुंडी खुदाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? गुआ और नोआ मुंडी खुदाने भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तो साथियों झारखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। पहले नंबर तो साथियों एक प्रश्न आपको पता चल गया कि जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है यह साथियों कौन सा स्टेडियम है? तो हॉकी का स्टेडियम है और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और यह स्टेडियम की भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारा प्रश्न बोला है साथियों स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम या भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह पिछली बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? चलिए बताइए इसका उत्तर आप कमेंट में साथियों। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया हूँ। इकाना स्टेडियम कहाँ, ये आप कमेंट में बताइएगा। बाकी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम साथियों यह भारत के उड़ीसा में स्थित है और साथियों यह भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में एक है।
चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संविधान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या पता अब की बार भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि एसएससी ज़्यादातर साथियों आपसे साथियों 1 साल या 2 साल का पुराना करंट अफेयर्स जो होता है उसको अपडेट करके जीके के रूप में पूछ लेता है। तो अब की बार भी साथियों जहाँ तक है कि 2023 और 2022 के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने एसएससी एमटीएस में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको एक अगली वीडियो में करवाया हूँ, तो आप उनमें जाके देख सकते हैं उसको। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया। प्रश्न की स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों विटामिन ए। क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता था? ऑप्शन है चीनी ताइपी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साथियों पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साथियों पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है साथियों? ऑप्शन ए बैसाख, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी भद्र और ऑप्शन नंबर डी आषाढ़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों बैसाख। कब मनाई जाती है साथियों? तो बैसाख में साथियों बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया। प्रश्न गोविंद सागर, जिसे हम भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो गोविंद सागर या भाखड़ा नागल परियोजना साथियों यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है। प्रश्न निदेशक सिद्धांत को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी गांधीवादी, ऑप्शन सी सत्तावादी और ऑप्शन नंबर डी उदारवादी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी सत्तावादी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न निदेशक सिद्धांत को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो सत्तावादी जो है साथियों इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। प्रश्न है अरब सागर में किस महासागर का विस्तार है? साथियों प्रश्न है अरब सागर में किस महासागर का विस्तार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। तो साथियों अरब सागर में हिंद महासागर का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिंद महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। प्रश्न आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा साथियों हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में साथियों धूमिल हो जाती है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। कौन है साथियों? तो सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो सोडियम है साथियों ये हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर साथियों क्या होती है? तो धूमिल हो जाती है। आप चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 दिखाई दिया है। प्रश्न बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप क्या है? साथियों प्रश्न बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा साथियों सांची का स्तूप। क्या है साथियों? तो सांची का स्तूप साथियों यह बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। कमेंट में बताइए साथियों, इसके बारे में मैं कई बार आपसे जिक्र कर चुका था कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, इसको आप कमेंट में बताइए। बाकी तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है। साथियों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। क्या होगा साथियों, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने दोस्तों का आपके आगामी दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और कितने लोग साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ये कमेंट में बताइए कि कितने लोग साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों आप कमेंट में बताइएगा। साथियों बहुत ही जल्द आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। साथियों आपके एग्जाम होने तक साथियों आपका सिलेबस इसमें हम कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तभी साथियों हम स्टार्ट करेंगे संघर्ष बैच को। तो कमेंट में बताइए साथियों एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो साथियों डेली जीके और अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट तो आ ही रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 13 है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कथक। कथक इज द राइट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि नटवरी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। तो कथक से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 14 है वित्तीय वर्ष क्या है। साथियों प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि वित्तीय वर्ष क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। साथियों सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों वित्तीय वर्ष, तो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष वित्तीय वर्ष कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न है कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है। साथियों पुरुष हैंडबॉल खेल में जो बॉल का भार होता है कितना होता है। तो सही उत्तर होगा इसका साथियों 425 से 475 ग्राम। कितना होता है, तो 425 से 475 ग्राम होता है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16 दिखाई दिया। प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1761 में साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की मेघालय की जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। साथियों कौन सा, तो मार्शल आर्ट नृत्य है। तो कौन सी जनजाति करती हैं साथियों, तो ये करती हैं साथियों खासी जनजातियाँ। कौन सी, तो खासी जनजातियाँ साथियों ये करती हैं। साथियों गारो हो गई, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये जो तीनों जनजातियाँ साथियों कहाँ के, तो मेघालय की हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिखाई दिया। प्रश्न है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों अनटचेबल जो है यह उपन्यास लिखा गया है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। किनके द्वारा साथियों, तो मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बुक एंड अथर से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों देवदत्त पटनायक। कौन है साथियों, तो देवदत्त पटनायक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20 दिखाई दिया। प्रश्न की भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर होगा साथियों निर्वाचन आयोग जिसे हम कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए दरी, ऑप्शन बी वर्मी, ऑप्शन सी जोंगखा और ऑप्शन नंबर डी सिंहली। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है दरी। कौन सी है साथियों, तो दरी जो है यह अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 22 दिखाई दिया है। स्टार लगाइए इस प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी वीणा
ऑप्शन डी वीन। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं। क्या है साथियों, तो सितार वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितार वादक। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी शिप्रा। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न निम्नलिखित में से अपूर्णता रोग, इंपॉर्टेंट साथियों, अपूर्णता रोग शरीर में किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विटामिन की कमी से क्या होता है, तो अपूर्णता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। तो विटामिन की कमी से साथियों अपूर्णता रोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 दिखाई दिया है। प्रश्न 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 1927 में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था यह किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी गोविंद रानाडे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। हमने आपसे 25 अंग्रेजी के क्वेश्चन और साथियों 25 जो है हमने जीके के क्वेश्चन आपसे करवाने का वादा किया। तो साथियों आपको आज की क्लास में 25 अंग्रेजी और 25 जीके के क्वेश्चन करवा दिया हूँ। जितने भी प्रश्न थे साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों ये सभी प्रश्न, तो उन्हीं से रिलेटेड साथियों मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवाता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितने दोस्तों का आगामी दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों बहुत ही जल्द आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास भी आने वाली है। इसमें साथियों हम संघर्ष बैच के नाम से इसका बैच को बनाया है। इनमें हम आपको साथियों हिंदी, जीके और रीजनिंग ये तीनों साथियों क्लास आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड होने वाले हैं। तो हिंदी, जीके और रीजनिंग साथियों ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो जितने बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। बहुत ही जल्द आपकी क्लास आने वाली है साथियों। लेकिन आप जब ज़्यादा मात्रा में रहेंगे साथियों तभी आपके लिए संघर्ष बैच स्टार्ट किया जाएगा। ये साथियों बैच जो है एकदम शुरू से अंत तक हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जो बच्चे एकदम साथियों फ्रेशर हैं, नए हैं, वो नए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साथियों पुराने भी हों, 1 या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए भी क्लास ये बैच इंपॉर्टेंट रहेगा। एकदम फ्री बैच रहेगा साथियों, आपके लिए यूट्यूब पे ही होगी। उसमें हम हिंदी, जीके और रीजनिंग ये तीनों चीज़ को हम करने वाले हैं। तो अगर आप एग्री रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, मैं आपके लिए वह बैच स्टार्ट कर दूँगा। बाकी साथियों आज की क्लास कैसी लगी, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना भी हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। जिन दोस्तों का आपका एग्ज़ाम है साथियों एसएससी एमटीएस में उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे साथियों जो जीके के क्वेश्चन थे ये भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। जीके साथियों एसएससी एमटीएस और जीडी इन दोनों को साथियों हम ध्यान में रख के ही टाइप करते हैं। तो वैसे साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी सभी एग्ज़ाम के लिए। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथियों क्लास में अगर हमसे कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मुझे अपना छोटा भाई समझ के साथियों माफ़ कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं अपने तरफ से साथियों अपना 100% दिया हूँ, कहीं पे कोई क्वेश्चन या आंसर गलत नहीं बताया हूँ। बाकी हो सकता है साथियों यदि भूलवश कोई आंसर या क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। आपके लिए साथियों डेली 25 जीके और 25 अंग्रेजी के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों कल वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।